मेरा 7 अप्रैल को आईआईटी का पेपर था और फिर 30 अप्रैल को मेरा ट्रिपल ई का पेपर था, जो आप जेई मेंस के नाम से जिसको जानते हैं। मुझे इतना बुरा लगा ना, मतलब मैं सच बता रहा हूँ आपको कि मेरी मक्कारी के कारण, मेरी गलतियों के कारण आज मेरा भी सपना टूटा। मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए देखा था, क्योंकि वो भी इन्वेस्ट करते हैं भारत में, तो हर माता पिता अपने बच्चों में पूरा इन्वेस्टेड होता है, मैंने उनका भी सपना तोड़ा। तो ये जर्नी थी 12th तक की, नहीं हुआ फिर आईआईटी में। 12th के साथ नहीं हुआ? 12th के साथ नहीं हुआ था। पहले मैं कमरा बंद करके रोया था ताकि मैं इस बार खोल के रोए? इस बार नहीं, इस बार मैं कमरा बंद करके नाचा। और मैं जिस घर में अभी रहता हूँ वो 120 साल पुराना घर है, जो मेरे दादाजी के दादाजी ने बनाया था, और अभी भी हम वहीं पर रह रहे हैं। पूरा फैमिली आईआईटी है, पापा बुआ भाई सब। ओरई करके एक शहर है, वहाँ के स्कूल में कोई इनविटेशन नहीं, कुछ नहीं, मतलब किसी से बात नहीं करी, सीधे स्कूल में घुस गए। मैंने बोला यार देखो मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ, वहाँ पर आईआईटी बॉम्बे की पावर पता चलती है। इनके सर की हालत सोचो आप, वो जिस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, एकेडमिक हेड थे, उनसे मिलने के लिए 1.5-2 महीने का नंबर लगाना पड़ता था। आप समझते हो इस चीज़ को? वो ही आदमी रुमाल बांध कर पैम्पलेट बांट रहा है। कोटा की भी वैसे कुछ कमियां हैं, बट यहाँ की जो पॉजिटिविटी है ना, देखो एक चीज़ है, रिजल्ट, भाई रिजल्ट बोलता है। ये इस बार भी रिजल्ट अच्छा हुआ है। इस बार भी रिजल्ट अच्छा है, बहुत तगड़ा रिजल्ट है, शायद आज तक का बेस्ट रिजल्ट है। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो बहुत दिन के बाद हम फिर से पॉडकास्ट लेके आए हैं और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जो कि प्रतीक सर हैं फ्रॉम ई सरल। तो ई सरल भाई काफ़ी अभी धमाल मचाए हुए हैं। अभी रिसेंटली ई सरल का ऑफलाइन स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन भी हालांकि ई सरल से रिलेटेड मैंने पहले काफ़ी वीडियो बनाई थी प्रतीक सर के साथ, सरान सर के साथ, सभी के साथ। तो आज का वीडियो में हम काफ़ी सारी बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि प्रतीक सर जो हैं उनके बारे में, इनफैक्ट आपको जानने का ज़्यादा मौका मिलेगा मेरे से ज़्यादा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सर को फॉलो करते होंगे। सर से आपने ऑनलाइन या कोई भी मोड से पढ़ा होगा, या ऑफलाइन में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको और सर के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। और ई सरल से रिलेटेड हम काफ़ी बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कहीं जाता हूँ तो पूछते हैं कि ई सरल अभी स्टार्ट हुआ है भाई, कैसा चल रहा है, क्या है। तो ई सरल की भी जर्नी जानेंगे, प्रतीक सर के लाइफ के बारे में भी जानेंगे। तो मिलिए प्रतीक सर से। सर वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा था, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत दिन से पेंडिंग चल ही रहा था, सही में। आप आईआईटी बॉम्बे से हो। एक तो सबसे बड़ी बात यही हो जाती है, आईआईटी में भी एक और लेवल का वो क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन और वो ट्रस्ट जुड़ जाता है जब लोग सुनते हैं आईआईटी बॉम्बे। क्या तो सर शुरू से जानना चाहेंगे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई बाकी होगा, लगभग सभी बच्चे जानते होंगे आप लोगों के बारे में। बहुत सारी चीजें अब आपके ऊपर है, लेकिन कितना निकाल पाते हो। हाँ, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन कोशिश करते हैं कि जितना अपन हो सके उतना और जान सके। तो सबसे पहले सर की कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और एजुकेशन कहाँ से हुई आपकी, बचपन से ही मैं जानना चाहूँगा। तो यार देखो, मैं कोटा का ही बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूँ, मतलब प्योर कोटा जिसको बोलते हैं। और एक चीज़ शेयर करता हूँ आपके साथ कि जो हमारी ट्रेसेबल जर्नी है कि यार दादाजी के दादाजी के दादाजी कहाँ से है, सब कोटा के ही हैं। और मैं जिस घर में अभी रहता हूँ वो 120 साल पुराना घर है, जो मेरे दादाजी के दादाजी ने बनाया था, और अभी भी हम वहीं पर रह रहे हैं। तो मैं कोटा में ही पैदा हुआ, यहीं पे पला बड़ा। 5th क्लास तक एक स्कूल है उसमें था, फिर स्कूल चेंज हो गया, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बड़े स्कूल में चले गए छोटे स्कूल से निकलकर। फिर 10th तक स्कूलिंग करी। 11th में जैसा कि कोटा में कल्चर है ही सही, जेई करना था अपने को, तो हमने जो है डमी वगैरह करा लिया और पहुंच गए कोचिंग में। अच्छा, इससे पहले ना 8th क्लास में एक बड़ा, 7th 8th में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कि जो मेरे बड़े भाई हैं वो आईआईटी बॉम्बे में चले गए, सारान सर, ठीक है। और तगड़ी रैंक उनकी 41 वगैरह आई, और मैं उनके साथ गया था। उस टाइम पर आपको पता नहीं, अभी तो क्या सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, पर उस टाइम तो काउंसलिंग से लेकर हर प्रोसेस के लिए आपको आपके जोन वाली आईआईटी में जाना पड़ता था। तो जब हम फाइनल एडमिशन भैया लेने गया था तो मैं भी गया था, तो मैं 3 दिन तब भी आईआईटी में रहा था। तो बचपन जो है बड़ा ही एजुकेशन के अराउंड बीता, क्योंकि जो पिताजी हैं वो भी आईआईटी के हैं। ये बड़ी तो एक प्रेशर था क्या, पापा आईआईटीएन हैं, मतलब कभी ऐसा हुआ जैसे कि पापा आईआईटी में उन्होंने वहाँ से बीटेक किया, तो क्या उन्होंने कभी सोचा या उनके ऊपर ऐसा प्रेशर था कि बच्चों को भी आईआईटीएन बनाना है, या उन्होंने फ्रीडम दी कि जो मर्जी वो बनो? यार मेरे को ऐसा याद नहीं है कि कभी पापा ने बोला हो कि तेरे को आईआईटी ही करना है या कुछ करना है। और उनके ऊपर तो शायद प्रेशर और ज़्यादा होगा, क्योंकि जब भैया प्रिपेयर कर रहा था तब भी वो एक बहुत बड़ी कोचिंग के एकेडमिक हेड थे,
और जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो वो तो कोटा की उस टाइम की सबसे ही बड़ी उसके एकेडमिक हेड थे, और वो भी जेई डिवीजन में। तो पर उन्होंने कभी मुझसे, तो मेरे को नहीं याद कि कभी बोला हो कि तुझे जेई ही करना है या नीट ही करना है। हमेशा एक फ्रीडम थी कि यार जो तुम्हारी मर्जी तुम कर सकते हो और मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तो पर अपने ही मन से चूज़ किया। मेजर डिसीजन था वो 3 दिन जो मैंने आईआईटी बॉम्बे में तब बचपन में बिताए थे, और मुझे लगा यार कोटा का टेनिस कोर्ट में तो इतने गड्ढे होते हैं और यहाँ पर 6-6 इतने तगड़े, और इतना बड़ा कैंपस कि आप चलकर पूरा घूम ही नहीं सकते हो। आप समझ रहे हो, मतलब एक छोटे से बच्चे को आप कैंडी स्टोर में ले जाओ, मेरी बेटी है 1.5 साल की, उसको मैं मान लो एक टॉफ़ी की शॉप में ले जाओ, वो कैसी पागल हो जाएगी। अब मैं 8th क्लास का बच्चा लड़का देख रहा हूँ, सारे स्पोर्ट हैं यहाँ तो, और क्या लाइफ है, और आप कैंपस के कभी भी अंदर बाहर जा सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, तब एकेडमिक्स तो इतना आपको वो नहीं करती फैसिनेट, ये चीज़ें करती है। तब से फिर एक वो हो गया कि नहीं यार, जैसे भैया ने करा अपने को भी करना तो जेई है। 9th-10th लड़के बने में बीत गई, बहुत मस्ती खोर बच्चा था मैं, मतलब वैसे वाले बच्चे नहीं होते क्या, बैक बेंचर जो होते हैं अपने, मतलब आप ऐसा मानकर चलो कि मैं स्कूल में क्लास के अंदर कम रहता था और किसी ना किसी बदमाशी के कारण क्लास से बाहर ज़्यादा निकाला जाता था। तो एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ आपके साथ, शायद 9th क्लास का किस्सा है कि क्या हुआ, मेरे कुछ दोस्त च्युइंगम खा रहे थे और उनको मैम ने बाहर निकाल दिया, क्योंकि यार च्युइंगम कैसे खा रहे हो तुम क्लास में। और मैं अंदर बैठकर तड़प रहा हूँ कि क्या रखा है इस क्लास को करने में, मेन मस्ती तो बाहर चली गई। मैंने जैसे तैसे करके च्युइंगम चुगाड़ी, और जैसे मैम बोर्ड की तरफ मुड़ी मैंने भी खाना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने बोला, प्रतीक गुप्ता स्टैंड अप, अभी मैंने निकाला, तुमने देखा नहीं था क्या, तुम वही बाहर जाओ। इतना सुकून मिला ना कि असली जन्नत तो दोस्तों के साथ है, या क्लास में क्या मैं बैठा हुआ था, बाहर जाके मेरा आराम मिला। तो इतना मस्तीखोर बच्चा था मैं। पर फिर 10th बीती, ठीक ठाक परसेंटेज आ गई। लास्ट के 2 महीने में पढ़कर जो बैक बेंचर करते, 2 महीने भी नहीं 1 महीने में पढ़कर कुछ 91-92% आ गई होगी। वैसे ये ज़्यादा है, मैं आप सोचता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है इतनी कैसे आ गई, अपन तो कभी पढ़े ही नहीं, पर वो आ गई। फिर 11th में प्रिपरेशन चालू करी, और बहुत सीरियसली प्रिपरेशन चालू करी, रोज़ क्लास जाना, और जो बच्चों को करना चाहिए, मतलब जो अपन सारी चीज़ें बताते हैं वो करी। 12th आ गया, दिवाली का टाइम आ गया, मैं मेरी कोचिंग के शायद टॉप बैच में था उस टाइम पर, और जिस बैच में मैं था दिवाली तक, उसमें से 100 में से करीब करीब 44 या 45 बच्चे आईआईटी में गए थे। मेरे आईआईटी में जाने का मतलब टॉप 1000 रैंक आई थी, उसमें से 44-45 बच्चों की, या टॉप 500 आई होगी, टॉप बैच था वो उस कोचिंग में। दिवाली के टाइम फिर क्या हुआ कि डिस्ट्रैक्शंस उस उम्र के डिस्ट्रैक्शंस, दोस्त, दोनों जेंडर के दोस्त तो वहाँ से फिर फिसल गए, और फिसलते 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 फिर ये हुआ कि जैसे तैसे क्लास 12 बोर्ड का क्राइटेरिया अपना पास हुआ। मतलब आप सोचो आईआईटी तो बहुत दूर निकल गया, बोर्ड का भी जो क्राइटेरिया होता है 75% वाला, वो जैसे तैसे लास्ट मिनट रट रटा के हुआ। तो ये जर्नी थी 12th तक की। नहीं हुआ फिर आईआईटी में मेन, हाँ फिर 12th के साथ नहीं हुआ 12th के साथ नहीं हुआ था। तो फिर वो एक फ्रस्ट्रेशन आ गया होगा कि यार भैया आईआईटी में, पापा भी आईआईटीएन, कैसे भयंकर होगा। भयंकर भयंकर। और हमारे टाइम पर तो क्या होता था कि पहले एडवांस होता था और फिर मेंस होता था। उस टाइम पर मेंस को ट्रिपल ही बोलते थे। क्या पहले एडवांस होता था? उस समय तो जैसे कि आईआईटी का जो पेपर है वो तो अलग होता था, अलग होता था, और ये AIEEE NIT के लिए अलग होता था। तो पहले आईआईटी पहले आईआईटी हुआ था मेरा। 7 अप्रैल को आईआईटी का पेपर था, और फिर 30 अप्रैल को मेरा ट्रिपल ई का पेपर था, जो आप जेई मेंस के नाम से जिसको जानते हैं। मुझे इतना बुरा लगा ना, मतलब मैं सच बता रहा हूँ आपको कि जब आप वो पेपर देकर निकलते हो और आपको समझ में आता है कि मेरी मक्कारी के कारण, मेरी गलतियों के कारण आज मेरा भी सपना टूटा। मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए देखा था, क्योंकि वो भी इन्वेस्ट करते हैं भारत में, तो हर माता पिता अपने बच्चों में पूरा इन्वेस्टेड होता है। मैंने उनका भी सपना तोड़ा। वो जो रिग्रेट होता है ना, वो जिंदगी भर रहता है। सब गाली देने का मन करता है खुद को, यार कि क्या किया तूने ये। फिर तब समझ में आया यार। और पता है सबसे बड़ी बात क्या हुई, जब मेरा नहीं हुआ ना, तो उसके पहले जितने भी दोस्त थे ना कि यार हम तेरे लिए खड़े हैं, मर मिटेंगे हम तेरे लिए, सो कॉल्ड, उसमें से एक का भी कॉल तक भी नहीं आया है पूछने के लिए कि तेरा जेई का रिजल्ट कैसा रहा। एक ने ये भी तक नहीं पूछा कि भाई तू कैसा है, क्योंकि उनका अपने अपनी जगह वो सब चले गए।
और जिनके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी, इफेक्टिवली वही हुआ, वो 1 साल मैंने अपना बर्बाद किया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे साथ क्या हो रहा है। तो एक और बात ये समझ में आई कि फाइनली अगर सक्सेस मिलती है तो सारी दुनिया आएगी ताली बजाने, वाह वाह भाई हम इसको जानते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है। पर अगर कहीं फेलियर मिल जाता है तो वो आपको अकेले ही झेल रहा है। सिर्फ 2 लोग होते हैं आपके साथ में, मम्मी और पापा, जो उसको झेलने में आपकी हेल्प करते हैं। तो वो आई थिंक वर्स्ट फेज था मेरी ज़िंदगी का। सही बात है। तो फिर उसके बाद सर क्या हुआ, जैसे कि आईआईटी में फिर कैसे पहुंचे, फिर उसके बाद कैसे फिर आपने अपने आप को उठाया वहाँ से नीचे से ऊपर कि यार अब तो नहीं सिलेक्शन हुआ 12th के साथ, तो फिर ड्रॉप ईयर में कैसे अपने आप को फिर आपने क्या क्या गलतियाँ सुधारी? तो यार देखो, जब मेरा नहीं हुआ, रिजल्ट आया, स्क्रीन पे लिखा था भाई आप सेलेक्टेड नहीं हो। उस टाइम पर तो सीट्स भी कम थी, इतनी नहीं थी मतलब अभी जितनी है। तो फिर क्या है कि मैं कमरा बंद करके खूब रोया। अच्छा। खूब मतलब ऐसे जनरली लड़के रोते नहीं है यार, अपने को रोना आता नहीं है, अपने को लगता है। और जब हम होता है ना घुसकर एक जगह पर कि बाहर मम्मी पापा को आवाज़ ना आ जाए, तकिया मुंह डाल के। हाँ मतलब फिर नहीं तो उनको और चिंता हो जाए कि यार मेरा लड़का अंदर कैसे रो रहा है। हाँ। पर तकिए में मुंह डाल के खूब रोया, खुद को खूब कोसा। हाँ। कुछ नहीं, खाना पीना भाना बंद हो गया। और फिर मैं देख रहा था कि भैया का उस टाइम पर क्या है कि वो तब ओरेकल में थे, वहाँ से उसका 2-3 गुना पैकेज लगकर वो गोल्डमैन सैक्स में चला गया। तो सबके बधाइयों के कॉल आ रहे हैं कि भाई आपका बच्चा तो CS का है, देखो उसने क्या अच्छा कर दिया और इतना पैकेज हो गया, और गोल्डमैन सैक्स बड़ी कंपनी है जो लोग समझते हैं उनको। तो और वो होता यार देखो, मैं मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊं, बड़े भी कहाँ पहुँचे। बड़ा भाई तो लाखों कमा रहा है और मैं मेरे से तो जेई भी नहीं निकला और बोर्ड में भी इतना कमाया, ऐसी रैंक और ऐसा वो कि कोई कॉलेज ना मिले। और मेरे को लेना नहीं था ऑनेस्टली, ट्रिपल में मेरा ठीक हुआ था तो उसके थ्रू NITs मिल रही थी। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि यार नहीं, एक ट्राई और करते हैं। तो बस वहाँ से पापा ने काफ़ी मोटिवेट किया, ले गए वो मेरे को पहाड़ों में घुमाने कि चल तेरा थोड़ा दिमाग साफ करते हैं पहले। तो फिर उसके बाद मैं आया, मैंने कोचिंग चालू करी अपनी, और इस बार मैंने कोई वो काम नहीं करने दिया खुद के साथ कि मैं डिस्ट्रैक्शन में पढ़ रहा हूँ। जैसे आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं पूरे ड्रॉप ईयर में एक दोस्त से भी नहीं मिला। कोचिंग में भी मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया, सिर्फ डाउट डिस्कशन करने के लिए, टेस्ट डिस्कशन करने के लिए, बात खत्म। कोचिंग से घर आने के बाद मैंने पूरे साल किसी दोस्त को फ़ोन नहीं मिलाया, इस डर से कि यार वापस से वैसा ना हो जाए जो मेरे साथ 12th में हुआ था। और रोज आप मानकर चलो कि मैंने ऑलमोस्ट हर दिन 10 घंटे पढ़ाई करी, रूटीन सेट किया, सवाल करे, टेस्ट दिए। तो फिर तो यार होना ही था, मतलब जब आप इतना लगन से करते हो तो कोई, मतलब मुझे अभी भी याद है कि सेम वही चीज़ हुई। मेरे दोस्तों कॉलेज में चले गए थे, अब वो दिवाली पर उनको फिर से याद आई कि यार एक बकरा तो ढूंढना है टाइम पास करने के लिए। तो उन्होंने फिर कॉल किया, मैंने देखते उठाए नहीं, और लैंडलाइन का भी चलन था तब। तो मैंने दादाजी को बोल दिया था कि किसी का भी फ़ोन आए ना कि भाई प्रतीक है क्या घर में, आप तो बोल देना बाहर गया है। कोई भी नीचे बेल बजाने आए, मम्मी से सबसे बोल दिया था कि है ही नहीं वो तो घर में, वो तो पता नहीं कहाँ है अभी, हमको नहीं पता। तो इस तरीके से जैसे तैसे बच बचा कर और फिर सिलेक्शन हुआ। फिर एडवांस का पेपर देने गया। एक और चीज़ थी पता है, जैसे अप्रैल में ही था फिर से, तो मैंने जनवरी में खुद से वादा किया था कि जब तक एडवांस नहीं होगा ना आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। हाँ मुझे बड़ी पसंद है आइसक्रीम। अच्छा, और तो लॉजिक क्या था इसके पीछे? यार कि वही कुछ कि वो छिछोरे देखे आपने कि वही कि जिससे मजा आता है उसको होल्ड करके रखूंगा। हाँ। और एग्जाम के बाद उसको इंस्पिरेशन बना लिया, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीज। आइसक्रीम नहीं खाऊं। तो कुछ तो दाव पर लगाना पड़ेगा, हाँ। तभी तो कुछ मिलेगा आपको। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप कुछ दाव पर ना लगाओ। तो अपने यहाँ तो फरवरी से आपने देखा होगा कोटा में भयंकर गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, मार्च से। बहुत ज्यादा। और फिर आइसक्रीम की दुकानों पर लाइनें लगती है, तो घर पर तो रोज आइसक्रीम आती थी। और मैं एकदम नहीं होने दो सारा। फिर जिस दिन एडवांस का एग्जाम हुआ, पता लग जाता है यार, पेपर देकर पता लग जाता है कि कोई ना कोई से IIT तो मिल ही रही है। मैंने पापा से बोला, पापा जयपुर में मेरा सेंटर था, तब तो कोटा में सेंटर भी नहीं आता था, आप तो आइसक्रीम का एक पूरा डब्बा ले आओ, कोन का डब्बा लाओ आप तो। और जितना दिल मेरा था ना, 5, 6, 7, 8 कोन खाए होंगे मैंने उस दिन बैठकर, पूरे दिल से फिर आइसक्रीम खाई। और पापा को बोल दिया था उस दिन कि पापा, बस ये इशारा, पापा भी समझ गया कि चलो यार ठीक है, निकाल लिया लड़के ने अपने। तो
तो उस समय सर मतलब कि कौन से ईयर में वैसे सर आपने दिया? मेरा 12 में ड्रॉप ईयर था, तो 12 में मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ फिर। 2012 में। हाँ, तो काफ़ी खुशी हुई होगी कि फिर से खुशी। आईआईटी तो निकल ही गया। हाँ। तो पहले मैं कमरा बंद करके रोया था ताकि मैं इस सर बार घुसा खोल गया। के रोए? इस बार नहीं, इस बार मैं कमरा बंद करके नाचा। अच्छा नाचे। भयंकर। वो एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, तो उसमें वो गाना था दर्द डिस्को, 2009 में आई थी शायद या 8 में आई थी। तो वो मेरा उस टाइम फेवरेट हुआ करता था, 4 साल बाद भी। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम का। तो उसको लगाया और वो वाला स्टेप खुद दिल में मेरे दर्द डिस्को खूब, मतलब जिसको बोलते हैं ना आप फ्रस्ट्रेशन और वो उतार लेते हो फिर खूब। फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो पहली बार मैंने पापा की आंखों में आंसू देखे। भैया के टाइम भी वो नहीं रोए थे, मतलब भैया के टाइम भी यूज लाइक चिल, क्योंकि यार वो तो हर साल ही एयर 1 एयर 2 एयर 3 पढ़ाते थे। उनके लिए तो एयर 41 भी छोटी बात थी, क्या ठीक है क्या है। पर जब मेरा हुआ ना तो मैंने देखा पहली बार आज तक, उसके ना पहले कभी ना बाद में कभी, कि उनकी आंखों से वो 2 आंसू निकले। और आई थिंक वो मेरी लाइफ का सबसे कीमती मोमेंट है अभी तक का भी। बहुत चीज़ें अचीव कर ली यार उसके बाद तो, पर कि मेरे किसी चीज़ से पापा को इतनी खुशी मिली कि यार उनके आंसू आए। तो सर जैसे कि एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं। 2012 में आपने आईआईटी का पेपर दिया, आप 11 में भी दिए आईआईटी का पेपर? 11 में भी दिया। तो उस समय आईआईटी का पेपर अलग होता था, AIEEE जिसको जेईई मेन आज अपन बोलते हैं अलग होता था। तो आज के समय में जैसे कि अगर किसी बच्चे को आईआईटी पहुंचना है तो उसको दोनों पेपर देना पड़ता है। हाँ। उस समय सिर्फ एक पेपर दे के वो आईआईटी पहुंच सकता था। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये फेयर है या अनफेयर हो गया अभी? क्योंकि आज के दिन में बच्चे को 2 पेपर देना पड़ेगा। मैं बताऊं, उस समय हो सकता था कि किसी का AIEEE ना निकले लेकिन आईआईटी निकल जाए, क्योंकि पेपर तो दोनों अलग अलग होता है। हाँ ऐसा थे। मेरा एक दोस्त ऐसा था जिसका ट्रिपल ई में बड़ा बेकार हुआ और उसका एडवांस में काफ़ी अच्छा हुआ था। तो अनफेयर तो है, और क्योंकि 2005 तक स्क्रीनिंग हुआ करता था अगर आपको याद हो तो वो सेम ही सिस्टम था। फिर वो 10 साल के लिए करीब करीब वो सिस्टम बंद हुआ, अब वो वापस से वही सिस्टम वापस से चालू हो गया। तो हाँ, हमारी जनरेशन इस संदर्भ में थोड़ी सी लकी थी। एक प्लस पॉइंट था कि मेरे को ये भेजा भड़क नहीं है कि यार जनवरी में भी निकालना है तो उसकी तैयारी अलग से करो और फिर मई में भी एग्जाम होगा वो भी निकालना है। तो हाँ ये तो था यार, वी वर लकी। तो फिर जैसे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आईआईटी क्रैक हो गया, फिर उसके बाद कौन सा ब्रांच आपने चूज करा? फिर कैसी रही आपकी वहाँ पे एकेडमिक्स जर्नी, कैसी रही? कुछ आप बताइए आईआईटी के बारे में। इसकी ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो क्या है कि मेरी 2116 रैंक आई थी। ये तो मोस्टली बच्चों को शायद नहीं पता हो गया, आपके थोड़ी पता लगेगी। तो क्या है कि पापा और भैया ने काउंसलिंग करी, मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये कौन काउंसलिंग भरेगा, इतना बेकार प्रोसेस, इतनी मेहनत कर तो ली, अब काउंसलिंग क्यों करूँ। तो उन्होंने क्या करा, पहले आईआईटी बॉम्बे CS, फिर आईआईटी कंप्यूटर CS, फिर मद्रास CS, खड़गपुर CS, ऐसे करके पूरी प्रायोरिटी लिस्ट भर दी। मेरा एक ही सपना था, मेरे को ब्रांच से कोई मतलब नहीं भाई, अपने को तो कॉलेज जाना है और वो भी आईआईटी बॉम्बे जाना है। उसके लिए सारे सपने देखे हैं, तो उसके लिए मेहनत करी है। कोई भी ब्रांच में ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने काउंसलिंग बंद होने के 2 घंटे पहले मैंने कहा ये सब हटाओ, मतलब एक विंडो होती है ना राउंड 1 की, मैंने कहा ये सब हटाओ। सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे CS, फिर उसकी इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, फिर केमिकल, फिर सिविल, फिर मेटलर्जी भर दो आप, फिर उसके बाद दूसरी आईआईटी आएगी। तो आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जी के बाद मैंने आईआईटी दिल्ली CS भरी, आप सोचो। तो लकीली मेरे को आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जी मिल भी गया। मेरी रैंक थी 2116 और आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जी बंद हुआ था 2118 पे। तो सर इतनी दीवानगी क्यों आईआईटी बॉम्बे को लेके? बाकी आईआईटीज आपको पसंद नहीं थे क्या? नहीं यार, वो मैं तो उसको बोलता हूँ कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि मैंने आईआईटी बॉम्बे देखा था, मैंने बाकी आईआईटीज नहीं देखी थी ना। तो मुझे, अब मेरी एक भुआ जी है वो भी आईआईटी बॉम्बे से हैं। अच्छा। हाँ, तो पूरा फैमिली आईआईटी है, पापा बुआ भाई सब ऐसा बोल सकते हैं, घर में ऐसा माहौल है पढ़ाई का। तो मेरे को बड़ी दीवानगी थी कि नहीं यार आईआईटी बॉम्बे ही जाना है। कमरे में चिपका रखा था, होता है ना हर एस्पिरेंट चिपका के रखता है आईआईटी बॉम्बे आई एम कमिंग। और मैं उसके फेस्ट के बहुत देखता रहता था, मूड इंडिगो के, भैया से पूछता रहता था कि कौन आया आपके इस बार। अब यार रहमान आए थे एक बार, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे बॉम्बे, ऊपर से बॉम्बे का इतना क्रेज। सही बात। तो वो था कि नहीं वही बस, और कुछ नहीं, छोटे शहर नहीं जाऊंगा, मेरे को मेट्रो में जाना है, बॉम्बे जाना है, बस एकदम वही था। तो देख रखा था कि भाई यही सपना है मेरा, इसी में जाना है और इससे आगे का सोचा ही नहीं। ठीक है, वो डेडिकेशन कहीं ना कहीं वर्थ भी रहा, आप गए वहाँ पे, सिलेक्शन आपका हुआ। वहाँ पे जाने के बाद सर फिर एकेडमिक्स कैसी रही, क्लासेस कैसी चली, फिर प्लेसमेंट वगैरह क्या रहा? देखो यार आईआईटी बॉम्बे है ना,
या कोई भी IIT दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, ये सच बता रहा हूँ, ये आप सोच भी नहीं सकते उससे भी अच्छी है। ऐसा क्यों है? मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे मैं पहली बार IIT में घुसा, अब इतना सुंदर कैंपस, लेफ्ट में देखा तो लेक है, आगे जा रहे हैं मल्टीपल कोर्ट्स हैं, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, वो मैंने देखा। फिर हॉस्टल है, मैं हॉस्टल में गया तो जब मैं हॉस्टल में घुस रहा था हमारे सीनियर्स मस्तियाँ कर रहे थे भयंकर, और हॉस्टल के अंदर बास्केटबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, इनके कोर्ट्स हैं, आप बैडमिंटन के हैं, खो खो के हैं, वॉलीबॉल के हैं। दिमाग ख़राब हो गया यार कि ये तो भाई साहब क्या ही चल रहा है, और ये एक्चुअल रियलिटी है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर के मामले में इतना नेक्स्ट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप कोई भी स्पोर्ट बोल दो जो नॉर्मल फेमस स्पोर्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। फिर आप ड्रामेटिक्स नेक्स्ट लेवल। मेरे सीनियर्स फर्स्ट ईयर में जो अपना बॉम्बे में पृथ्वी थिएटर, अगर आपने नाम सुना हो, वहाँ पर परफॉर्म करने जाते थे। म्यूज़िक, हिंदी राइटिंग, डिबेटिंग, क्या मतलब आप कोई भी नाम लो, मैं आपको बताऊंगा उसका क्लब है। एक्स्ट्रा करिकुलर किसी भी चीज़ का, साल भर फेस्ट होते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल होता है, पैफ बहुत बड़ा। फिर GCs होती हैं, कल्चरल GC होती है, जैसे छिछोरे अगर आपने देखी होगी तो उसमें तो स्पोर्ट्स GC के बारे में बताया, कल्चरल की भी GC होती है। तो हमेशा साल भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एकदम गॉड लेवल की है। फिर अपन आते हैं स्पोर्ट्स पे, तो आपके हॉस्टल में टूर्नामेंट चलते हैं, फिर आपके IIT लेवल पर टूर्नामेंट चलते हैं जिसको GC बोलते हैं, और फिर सारी IITs आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं जिसको अपन इंटर IIT बोलते हैं। और वो छिछोरे में बिल्कुल एग्जैजरेटेड नहीं है कि पूरी जी जान लगा दी और सब कुछ अपना उस GC को दे दिया। एक्चुअली में वैसा होता है। जैसे मैं टेनिस खेलता था IIT में जाकर, वहीं पर जाकर मैंने सीखा ढंग से, वहीं पर मेरे को अच्छे लोग मिले अपने साथ खेलने के लिए, तो पूरा जी जान आप उसमें लगाते हो। अब एक्स्ट्रा करिकुलर्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अकेडमिक्स में मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहली बार गया ना अपनी लैब में, तो मैंने देखो इतनी बड़ी एक मशीन है, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। अपने शहर में कहाँ पर आपको दिखती है कि कोई इतना बड़ा माइक्रोस्कोप लग रहा है। मेरे प्रोफेसर्स, हमारी पहली लैब थी तो हमें नैनो पार्टिकल्स दिखाए। देखो यार ये कौन सी दुनिया है। फिर अगले दिन हम लिक्विड नाइट्रोजन पोर कर रहे थे कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मतलब करोड़ों का बजट, एक एक चीज की फैसिलिटी इतनी हर डिपार्टमेंट में। तो वो बोलते ना कि आपके पास IIT में एक चीज की कमी है बस, हो गया टाइम। मैं लिटरली 4 साल 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं सोया, क्योंकि 10 बजे तक आपने IIT का मजा लूट लिया, फिर हॉस्टल लाइफ भी तो है, और IIT जैसी हॉस्टल लाइफ भारत के किसी कॉलेज में है ही नहीं, कहीं नहीं है, अनमैचेबल। मेरे सारे दोस्त जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते थे उनसे बात होती थी, कहीं नहीं है। आप 2-2 3-3 बजे तक काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हो, हमारे टाइम पर हुआ करता था, आजकल तो पता नहीं इन छोरे चपाड़ियों के कौन कौन से गेम आने लग गए। पर अब मैं पहली बार गया, देखा कुछ वहाँ पर एक सिस्टम होता है सारी चीज़ शेयर करने का, ऐसी इंटरनेट की स्पीड, और भाई वहाँ हमारे यहाँ तो 1 GB की मूवी डाउनलोड करने के लिए रात को लगाते थे, सुबह तक होती थी। उस समय जियो भी नहीं आया, जियो भी नहीं आया था। वहाँ पर लगाई, वॉशरूम जाकर बाहर आया, वापस आया, मूवी डाउनलोड, इतनी स्पीड। वो नहीं था यूट्यूब की वीडियो अपन लोड होने में बहुत टाइम लगता था, बफरिंग होता था। वहाँ पर बफरिंग का कोई सिस्टम ही नहीं, 720p पर ऐसे चल रहा है। तो जहाँ देखो वहाँ ऐसी सुविधाएं, और लोग कैसे कैसे, जैसे मेरे जो सीनियर 2 साल सीनियर थे वो UPSC AR1 कनिष्क कटारिया, आप देखो नंदन नीलकणी साहब हो गए, लिस्ट लंबी, सुंदर पिचाई हो गए। हर आदमी पागलों की तरह एक पैशन के पीछे भाग रहा है, कोई एकेडमिक्स में एक्सेल कर रहा है, तो वहाँ जाकर आप नॉर्मल रह ही नहीं सकते। क्योंकि मेरे आसपास के सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए इतना कुछ लगा रहे हैं कि आपको भी लगता है नहीं यार मेरे को कुछ करना है। तो इतना एक्सपोजर, इतना वो छोटे सपने IIT में जाने के बाद आप देख ही नहीं सकते। आप कंपेल हो जाते हो बड़े सपने देखने के लिए कि यार नहीं कुछ करना है, कुछ बनना है। प्रोफेसर्स, एक किस्सा में बड़ा फेमस है,
आपके इस पे भी बताता हूँ कि जब मैं भैया के साथ आईआईटी गया था ना पहली बार, तो हम जब आईआईटी में गए तो एक कैंटीन मेस टाइप की थी। तो मैं ऑटो में, मैं पापा मम्मी और भैया बैठकर ऑटो में जा रहे थे मेस कैंटीन में। साथ में ना साइड में एक साइकिल पर एक आदमी चल रहा था। उन्होंने स्लीपर्स पहनी हुई है, शर्ट थोड़ी सी फटी हुई है, ओवरसाइज्ड शर्ट टी शर्ट कुछ तो पहना था उन्होंने, पुरानी सी पैंट, याद है पापा और अपने पहनते थे पुरानी सी पैंट है। वो भी हमारे साथ एंटर हुए। अब जैसे वो एंटर हुए 2-4 बच्चों ने आके पैर छू लिए। मेरा दिमाग खराब कि यार ये कैसा कॉलेज है, मेस वर्कर के भी लोग पैर छू रहे हैं। तो फिर सीनियर से पूछा भैया ने कि यार ये जो अंकल हैं ये कौन है, तो उन्होंने बताया अबे ये बहुत तगड़े प्रोफेसर हैं। तब लगा कि आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर, उससे ऊंचा तो क्या हो सकता है। सही बात। और वो भी इतने सिंपल, इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती है कि अनइमेजिनेबल है। मतलब वो सही बता रहा हूँ, वो 4 years बेस्ट ऑफ माई लाइफ। आपको क्या लगता है सर, आईआईटी का प्रोफेसर बनता कौन है? मेरे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है मेरे IIT का टाइम पर? प्रोफेसर अच्छा, ये आईआईटी के प्रोफेसर बनने के लिए आपको पहले तो एक अच्छे कॉलेज से होना पड़ेगा, बीटेक बीएससी कुछ करना पड़ेगा, फिर एमटेक करना पड़ेगा और फिर पीएचडी करनी पड़ेगी। जब तक आप ये तीनों नहीं हो, मतलब आप आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो जो मेरे प्रोफेसर्स थे उसमें से काफ़ी सारे ऐसे थे जो आईआईटी बॉम्बे से ही बीटेक किए, आईआईटी बॉम्बे से ही एमटेक किए और फिर आईआईटी बॉम्बे से ही पीएचडी किए। कुछ ऐसे थे जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया, एमटेक किया और फिर वो यूएस चले गए अपनी पीएचडी ख़त्म करने के लिए। मेरे एक प्रोफेसर थे, वो मतलब हमको उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स पढ़ाया था, तो वो इंडस्ट्री को भी अपनी एक्सपर्टीज़ देते थे। तो उन्होंने टाटा स्टील के एक प्लांट को सेटअप करने में मदद किया था। अच्छा। तो बहुत यार बहुत डेडिकेटेड। एक किस्सा और सुनाता हूँ, चलो अभी याद आ गया। तो एक दिन क्या हुआ, हमारी क्लास थी। तो आईआईटी में क्या होता है, 8:30 से 12:30 बजे तक क्लास होती है। तो उनकी 11:30 से 12:30 बजे तक की क्लास थी। तो वो जनरली नॉर्मल कपड़े पहन कर आते थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, पुराना सा कुर्ता। उस दिन है ना वो एकदम टिंच होकर आए। टिंच मतलब समझते हो आप, बढ़िया कुर्ता वगैरह और दुपट्टा लटक रहा है। हम कंफ्यूज हो गए, यार ये क्या चल रहा है, ये आदमी तो बड़ा ही सिंपल। क्लास खत्म हो गई। अब डर बहुत लगता है आईआईटी के प्रोफेसर से, पर एक बच्चा जो मग्गू था, मग्गू को मतलब जो बहुत पढ़ता था, प्रोफेसर्स का फेवरेट, उसने हिम्मत करके पूछ लिया कि सर आज क्या हो गया, ऐसे कपड़े क्यों पहने। तो उन्होंने अपने बैग में से एक चॉकलेट का डिब्बा निकाला, सबको बांटने के लिए टीएज को बोला जो प्रोफेसर्स की हेल्प करते हैं। और फिर उन्होंने बोला कि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, आज 2 बजे मेरी बेटी की शादी है। हमारे यार रोंगटे खड़े हो गए, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि 2 बजे बेटी की शादी है, पर प्रोफेसर का डेडिकेशन इतना है कि वो 11:30 से 12:30 तक क्लास ले रहे हैं। ग्रेट। ये कहाँ होता है यार। लोग आजकल 5-5 दिन की छुट्टियां लेते हैं, अपनी शादी में 15-15 दिन की लेते हैं, पर ही वॉज टीचिंग टिल 12:30 और 2 बजे उनकी बेटी की शादी है। ग्रेट। तो इससे ये सब देख के स्टूडेंट्स भी मोटिवेटेड हो जाते होंगे कि यार। भयंकर। तो सर उसके बाद फिर आगे के जानना चाहूँगा कि फिर प्लेसमेंट वगैरह क्या हुआ, फिर कोटा कैसे आना हुआ, फिर ये कोचिंग और ये सब की शुरुआत कैसे हुई? तो यार देखो क्या होता है, 3rd ईयर में आपको इंटर्नशिप करनी होती है, कंपलसरी। हमारे टाइम तक तो नहीं थी, बट सब करते हैं। तो यार क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलता है और काम करने को सीखने को मिलता है, तो मैंने भी करी। तो इनिशियली मेरा टाटा स्टील में जमशेदपुर में कॉलेज के थ्रू इंटर्नशिप लगी थी, कोर में। पर यार वो बड़ी मोनोटोनिक और बोरिंग थी। 7 दिन में मैंने अपना माथा पकड़ लिया कि यार अपने से ये काम तो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने भैया को कॉल लगाया कि यार मेरे को ये नहीं करना, आप देखो अगर कुछ और हो सकता है तो उसके बहुत सारे दोस्त टाइम पर स्टार्टअप्स कर रहे थे, तो उनमें से एक को उन्होंने कॉल लगाया। उन्होंने हाँ यार हमें अच्छे इंटर्न्स की ज़रूरत है, तो बता दे भाई। और वो ठीक ठाक पैसे भी दे रहे थे, तो डबल हो गया कि यार कॉलेज लाइफ में आप सोचो पैसे कमाना कितनी बड़ी बात होती है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पर 2 महीने काम किया, उनको मेरा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर दे दिया। मतलब 3rd ईयर के बाद ही उन्होंने बोल दिया कि आप चाहो अगर तो कॉलेज ख़त्म करके सीधा हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और समथिंग अराउंड 22 लाख का पैकेज लगा था। तो अब बोलते ना यार, अब आज तक 2 रुपये कमाए नहीं, इंटर्नशिप में कमाए थे थोड़े, सीधा 22 लाख का पैकेज लग गया। तो मैं बड़ा खुश कि बता दिया सबको, घर में वगैरह, घर में ही बता दिया। पर आईआईटी बॉम्बे में ना एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बहुत तगड़ा है। मतलब ई-सेल करके एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर टाइम बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराती रहती है। जैसे भाविश अग्रवाल साहब
जो हैं ओला के वो आए थे, ट्रैविस कालेनिक जो उबर के सीईओ थे उस टाइम पर वो आए थे, ऐसे इतने सारे, एक मिट्टी कूल के आपने नाम अगर सुना हो तो उसके फाउंडर आए थे, एकदम गाँव से बिल्ड करके, और उन्होंने कुछ 300-400 करोड़ की कंपनी बना ली थी। ये सारे सेशंस में विदाउट फेल अटेंड करता था, 4 साल मैंने ये किए चाहे कुछ भी हो। तो एक छाप छूट गई मन में कि यार देश के लिए कुछ करना है और एंटरप्रेन्योर बनना है, एक फैसिनेशन उस चीज़ के लिए आ गया। तो सोचना शुरू किया, प्रोफेसर से बात करी कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ से आएगा, देश के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। तो एक चीज़ निकल कर है यार कि एजुकेशन में कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एजुकेशन में भी और सेकेंडरी एजुकेशन में भी। तो मेरे को अभी भी अच्छे से याद है कि अगस्त में क्या होता है कि आप रेज्यूमे बनाना शुरू करते हो कि भाई प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं तो रेज्यूमे डालने हैं। और मेरा तो प्री प्लेसमेंट ऑफर लगा हुआ था, तो मैं वैसे भी चिल था कि यार ठीक है। तो भैया का कॉल आया कि भाई तो कुछ रेज्यूमे वगैरह भी बना ले, प्री प्लेसमेंट ऑफर तो पीपीओ बोलते हैं, लग गया जो लग गया, पर और बेटर कंपनीज आएंगी और ज़्यादा पैकेज लग सकता है। मैंने बोला रुकते हैं। और जब लास्ट डे था ना सबमिशन का, मैंने फ़ोन किया पापा को कि यार पापा मैं नहीं करूँगा नौकरी, मैं नहीं बना नौकरी करने के लिए, मुझे तो अपना काम करना है और मुझे एजुकेशन में कुछ करना है। पापा बड़े चिल कि ठीक है बेटा तेरा जो मन कर, मैं क्या बोलूँ। फिर मैंने भैया को डरते डरते कॉल किया क्योंकि भैया स्ट्रिक्ट टाइप का था तब। उसने बोला जो तेरा मन है कर, क्या ज़रूरत है, तेरा भाई कमा रहा है, पिताजी कमा रहे हैं, फेल ही तो होगा जैसा था, कर ले। और मैं आपको एक सच बात बताऊँ, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि भगवान ने बहुत अच्छा किया कि मेरा 12th के साथ जेईई में नहीं हुआ। तब तो बहुत बुरा लगा था क्योंकि मेरा ना फेलियर का डर खत्म हो गया यार। मुझे एक बात समझ में आ गई कि फेलियर परमानेंट नहीं होता। आप अगर दिल से ट्राई करो तो दूसरी तीसरी चौथी बार में तो कामयाबी मिल ही जाएगी। तो मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा। आप सोचो क्रेज क्यों है आईआईटी का, न्यूज़ क्या चलती है, 4 करोड़ का प्लेसमेंट, 3 करोड़ का प्लेसमेंट। मैंने शायद 1 मिनट में डिसीजन बना लिया कि नहीं रिस्क लेंगे, जिंदगी है, कुछ करेंगे अपना। तो 9 सितंबर को पहली हमारी सॉर्ट ऑफ मीटिंग थी, 9 सितंबर 2015 ई सरल की। नाम नहीं था तब, कुछ भी नहीं था। पापा भैया मैं और एक और हमारे साथी कि यार क्या करें। तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक वी यूज टू राइट डाउन आइडियाज़ कि यार चलो प्राइमरी में कुछ करते हैं। बहुत, अब ये पहली बार बता रहा हूँ मैं, किसी को भी नहीं पता है। तो पहला प्रोजेक्ट जो हमने उठाया था वो था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बच्चे का दिमाग कब शेप लेता है, 0 to 6 years, राइट, तब कुछ करा जाए। पर तब लगा यार अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, अंदर से आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर डिसाइड किया एक काम करते हैं, इस सब को छोड़ो, ट्यूशन टीचर को एम्पावर करने का सोचा, स्कूल टीचर को एम्पावर करने का सोचा, स्कूल में एलईडीज लगाने का सोचा, सब। फिर फाइनली डिसाइड किया 1 साल ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद कि यार नहीं, अपने को जो आता है उससे शुरुआत करते हैं। तो भैया तब कोटा में पढ़ा रहा था फिजिक्स, पापा तो इतने सालों से मैथ्स पढ़ा ही रहे थे, जेई हमारे खून में घुसकर बसा हुआ है, नीट बसा हुआ है। तो सोचा एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जेई एंड नीट। तो अब जेई नीट की शुरुआत कैसे करें, तो भारत भ्रमण पे निकले, ये भी किसी को नहीं पता। अच्छा। तो मैं कार उठाई, मैं और पापा, और यूपी चले गए। तो यहाँ से गए, औरई करके एक शहर है, वहाँ के स्कूल में कोई इनविटेशन नहीं, कुछ नहीं, मतलब किसी से बात नहीं करी, सीधे स्कूल में घुस गए। मैंने बोला यार देखो मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ, स्कूल का वो करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ बच्चों से। यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे की पावर पता चलती है। जैसे मैंने, पहले मेरे को कोई भाव नहीं दे रहे थे, जैसे मैंने बोला आईआईटी बॉम्बे से, तुरंत अरे आप आईआईटी बॉम्बे से हो, स्कूल के जो मालिक है उनके पास ही ले गए सीधा कि ये भैया आईआईटी बॉम्बे से आए हैं। तो उन्होंने बोला यार ये तो भाई साहब क्लास में ले गए, ताले वाले पिटवा दी। ये आईआईटी की पावर है। पहले कोई भाव नहीं दे रहा था ना। अब जैसे आप बताओगे किसी को आईआईटी बॉम्बे, अच्छा आदमी एकदम ऐसा हो जाता है सीधा, ओह आओ साहब आओ साहब। तो और ही गए, फिर वहाँ से कानपुर चले गए। अब कानपुर में माहौल देखा भाई, काकादेव में कोचिंग हब है पूरा वो काकादेव। अरे मैं बताता हूँ आपको, इंडिविजुअल टीचर्स की पावर है वहाँ पर, और एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। क्या सिक्योरिटी होती है वहाँ टीचर की, क्योंकि कोटा के टीचर की अलग लाइफ होती है भाई, कानपुर के टीचर अलग एकदम इंडिविजुअल टीचर, उनकी इतनी सिक्योरिटी कि भाई आपस में झगड़े नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो जाए। तो वहाँ पर कुछ दिन रुके, फिर प्रयागराज चले गए, फिर बनारस चले गए, छोटे छोटे शहरों में भी गए। तो 15-20 दिन में समझ में आया कि एक्चुअल गांव के लेवल पर क्या चैलेंजेस हैं।
जहाँ पर अच्छी कोचिंग अवेलेबल नहीं है वहाँ पर क्या चैलेंजेस है, तो उसको समझ कर आए। फिर बताए 2016 में क्या होता, सब पूछते थे घर पे कि यार आपका बेटा IIT से करके आया ना, तो घर पे क्यों है, उसकी नौकरी नहीं लगी क्या? और सबको ये भी पता था कि मैं भैया की तरह कोचिंग में पढ़ाने नहीं जाता। तो पता है उस टाइम पर हम झूठ बोल दिया करते थे कि IAS की कोचिंग कर रहा है। ये IAS की कोचिंग है सब। एक बड़ा कॉमन जोक है वो वाला कि तेरा इश्क नहीं हो गया, IAS की कोचिंग होगी, क्लियर ही नहीं होता। तो जैसे IAS की कोचिंग बोला, फिर रिश्तेदारों ने पूछना बंद किया, अब 1 साल में निकलेगी, 2 साल में निकलेगी, 3 में निकलेगी, कुछ नहीं पता। तो 2016 से 2017, 15 से 16 रिसर्च करी क्या करना है, 16 से 17 काम किया। और ऐसा काम, मतलब अगर JEE की प्रिपरेशन X है ना, उसमें अगर X मेहनत लगती है, उस 1 साल में कम से कम भी 5x काम किया। 20-20 घंटे रोज लेक्चर्स बनाए, मॉड्यूल्स बनाए, DPPs बनाई, टेस्ट बनाए, सब खुद से नया बनाया, क्योंकि यार आपको कुछ नया करना है तो करना ही पड़ेगा। अब भैया कोचिंग जाता था, तो अगला टास्क था कि यार उसको कैसे छुड़ाया जाए। और उसकी नई नई शादी हुई है। अब आप समझ सकते हो यार कि स्टार्टअप करने का मतलब होता है कि किसी ने कांच डाल दिए और आप नंगे पैर चल रहे हो। आसान नहीं है, लगता आसान है। सब रिश्तेदार बोले कि तुम पागल हो क्या, पहले ही। अब पता चल गया था जब तक कि एक तो पहले ही कुछ नहीं कर रहा, जो बड़ा बेटा कर रहा है उसको भी छुड़वा रहा है, क्या कर रहा है ये, खुद तो मरेगा, उसको भी साथ में लेकर डूबेगा। ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है। पर भैया भी अंदर से कन्विंस था, नहीं यार देश के लिए कुछ करना है, तो छोड़ दिया उसने। भयंकर पैकेज था। आप सोचो, आप जानते हो कोटा को, AR-41 150 की क्लास लगती थी भैया की। मैंने जलवे देखे हैं, वो 400 बच्चा बैठता था खिड़की के बाहर से, आगे स्टूल लगाकर प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हैं। हमने देखी होगी कुछ कुछ टीचर्स की क्लास, बाहर गेट पर लटक रहे हैं। लड़ाइयाँ हो रही है टीचर्स में कि यार मैं सारांश के पैरेलल में क्लास नहीं लूँगा, सारे मेरे बैच के बच्चे भाग जाते हैं, उधर चले जाते हैं। तो उस लेवल पर क्या पैकेज मिलता होगा। एक तो आप IIT बॉम्बे CS के, और आपकी इतनी दीवानगी, वो पैकेज उसने छोड़ा। उसकी बेटी भी होने वाली थी। तो यार कुछ क्या सेविंग होती है यार, कुछ सेविंग्स बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो सारी भी हमने लगा दी। तो फिर भैया ने भी छोड़ दिया, लेक्चर्स वगैरह बना लिए, सब हो गया। फिर पापा ने भी रेजिग्नेशन डाल दिया 2017 में कि यार अब मेरे दोनों बेटे ही उस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो डायरेक्ट आपके कंपटीशन में, मैं कैसे करूं। पर वो कोचिंग के डायरेक्टर ने बोला यार हम आपको जाने नहीं दे सकते, आप हमारे एकेडमिक हेड हो, नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने आप 1 साल और कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पापा को छोड़ने में 1 साल लग गया। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि हम, मतलब पापा और भैया मिलकर करोड़ों में कमा रहे थे। 3 साल ऐसे आए, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को जर्नी बड़ी आसान लगती है। 3 साल ऐसे आए हमारी ज़िंदगी में, 2008 से लेकर 2020 एंड तक, हम तीनों ने 1 रुपये भी सैलरी नहीं उठाई। 2018 से 20 3 साल, 2018 शुरुआत से 2020 के 21 ही हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट वो आप मान के चलो। जितने रुपए थे ना घर में सब लगा दिए ई-सरल के अंदर, और घर वालों को एक टारगेट दे दिया कि तुम 15,000 रुपये महीने ही खर्च कर सकते हो, इससे ज़्यादा तुमको खर्च नहीं करने देंगे। 1 महीने का 15, 1 महीने का 15,000 बहुत कम है। 10 लोग की फैमिली है हमारी। बड़ी फैमिली में तो 15,000 में नहीं हो कैसे सकता होगा? भाई, तब बच्चों के स्कूल वगैरह नहीं थे, इसलिए पॉसिबल भी था। अब तो सोचे तो अब पॉसिबल नहीं है, पर तब ये टारगेट दिया, बिल्कुल खर्चे मिनिमम। स्टूडियो मैंने खुद बनाया। आप तो इस चीज़ को समझोगे, जैसे अभी आपने लाइट लगा रखी है, होगी 30, 40, 50 हज़ार रुपये की। मैंने बताया क्या किया था, पुराने होटल देखे, एक वो ऐसा बॉक्स होता था, उसके अंदर लाइट होती थी। कबाड़े की दुकान से 400 रुपये के पैनल खरीद के लाया, 4। उसके ऊपर एल्यूमिनियम की फॉइल चिपकाई, पेस्ट करी ताकि रिफ्लेक्शन बढ़िया हो। आगे सॉफ्ट करना होता है लाइट को, तो मम्मी के दुपट्टे लगाए, उससे पहला स्टूडियो बनाया। आपने टूर भी किया था। हाँ, याद है। तो जो चीज़ 50,000 की बनती थी, मैंने उसको 400 रुपये में बनाया है, मतलब इनके सर के साथ मिलकर। वेल्डिंग खुद करी, कबाड़ी की दुकान पर जाकर वेल्डिंग भी करके लाए। इस तरीके से कारवां बनता गया। फिर 2018 में सारा प्रोडक्ट बनना
ऑलमोस्ट ओवर हो गया। 18 में ईसरल के नाम से रजिस्ट्रेशन करा लिया, भारत में ज़रूरी होता है कराना। और 18 में मतलब 2018 दिसंबर में ईसरल की ऐप फिर हमने लॉन्च करी, 2 साल प्रोडक्ट बनाने के बाद। तो पहले तो घर पे ही आपने चूज करा कि वहीं करेंगे पूरा अभी भी setup? घर पे ऑफिस है, मैं तो अभी भी घर पे बैठता हूँ। गुरुकुल में भी ऑफिस है बट अभी भी घर पे है। उसका इतना एडवांटेज है, मेरा मन करता है ना 2 बजे काम करने का, मैं जाता हूँ ऑफिस। मेरा मन करता है यार मैं आज ऑफिस में ही सो जाता हूँ, क्योंकि घर नीचे ही है, कभी भी चल जाऊँगा, तो मैं वहीं रुक जाता हूँ। एक प्लस पॉइंट भी है कि घर तो यही है, क्या दिक्कत है, यहीं भी सो गए तो बात तो वही है। बात तो वही है, घर वालों को भी कोई तकलीफ नहीं है कि बच्चा घर में ही है। ऐप स्टोर पर ऐप डाली, बड़ा एक्साइटमेंट रहता है यार कि बच्चे जो हैं ऐप इंस्टॉल वगैरह करेंगे। पहला दिन जब ख़त्म हुआ ना, 5 ऐप इंस्टॉल हुई। एक मेरे फ़ोन पे, एक भैया के फ़ोन पे, एक मम्मी के फ़ोन पे, एक पापा के फ़ोन पे, एक पता नहीं किसी और ने करी, हमें नहीं पता वो किसने करी, पर 5 टोटल मिलाकर ऐप इंस्टॉल। पहला दिन जब लॉन्च करा था, पहला दिन जब लॉन्च किया था, जब मतलब उन्होंने अप्रूव कर दी थी, जब लाइव हो गई, जब लाइव हो गई थी, तो यार बड़ा दिल टूटा। 2 साल इतनी मेहनत करी, पर गिव अप करने वालों में से अपन है नहीं। तो अगले दिन निकल पड़े कोटा के रोड पर। आप सोचो, मैं भैया और पापा तीनों, तो हॉस्टल्स में सेमिनार लेने शुरू कर दिए। पर वो लगा यार बड़ा ही स्लो तरीका है, तो पैम्पलेट छपा लिए, क्योंकि कोटा में कल्चर है, तो हमको भी वही लगा यार वही करते हैं। तो शुरू के करीब करीब 10-15 दिन बच्चों को समझने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधकर पैम्पलेट बांधते थे हम। बच्चे का रिएक्शन तो देखें, वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। अब आप सोचो इनके सर की हालत सोचो आप, वो जिस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, एकेडमिक हेड थे, उनसे मिलने के लिए 1.5-2 महीने का नंबर लगाना पड़ता था। आप समझते हो इस चीज़ को। वो ही आदमी रुमाल बांधकर पैम्पलेट बांट रहा है रोड पे। बारिश भी आ रही है, गर्मी भी है, धूप सर्दी भी है, सब सिचुएशन में। कई बार क्या होता था कि रुमाल नीचे हो गया और अब वो पैम्पलेट में हमारी फ़ोटो छपी हुई है। बच्चा देखिए यार ये तो IIT बॉम्बे से, यही पैम्पलेट बांट रहे हैं, ये तो IIT बॉम्बे से, ये पैम्पलेट बांट रहे हैं। बच्चा भी शौक। पर ये सब किया खूब, मतलब वो तो ना दीवारों पर आप वो चिपकाते हो, वो भी चिपकाए, सब काम किया। धीरे धीरे फिर ऐसा हुआ कि 10 दिन बाद 100 ऐप इंस्टॉल हो गए एक दिन में। केक काटा उसका, इतनी खुशी। फिर धीरे धीरे करके। अच्छा एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, जब हमने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया था ना, तब जियो नहीं आया था। ये तो बाद में आया, 2016 के एंड में आया। हमारे सामने तो चैलेंज ये भी था। तो ईसरल 2019 में पहला प्लेटफॉर्म बना भारत का, जो पूरी जेई की तैयारी, पूरी का मतलब जिसमें डाउट सॉल्विंग भी है, मेंटरशिप भी है, क्लासेस तो हैं ही, सवाल भी हैं, टेस्ट भी हैं, ऑनलाइन लेकर आया। फर्स्ट प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया का। क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था कि कुछ लोग लेक्चर्स दे रहे थे, कुछ लोग यूट्यूब में फ्री में पढ़ा रहे थे, कुछ लोग सिर्फ सवाल दे रहे थे, कुछ लोग सिर्फ टेस्ट दे रहे थे। हम पहले बने जो कोटा की पढ़ाई को देकर आए। और आपको शॉक्ड रह जाओगे आप एक बार जानकर, दिस वॉज ओनली फॉर ₹500 पर मंथ। 500 में ऑनलाइन, 500 में ऑनलाइन। जेई नीट की कोई कल्चर ही नहीं था तब तो। जेई नीट का पूरा, जेई का पूरा सब कुछ ओके 500 रुपए में पूरे महीने का। और अगर कोई बच्चा साल भर का खरीदता है तो 5,000 रुपए में साल का। कौन से ईयर की बात बता रहे हैं? 2019 की, 2019 फरवरी 2019 में ये प्रोडक्ट आया था। कोविड से पहले। ओके। तो हम मजबूरी में ऑनलाइन गए, ऐसा नहीं है। वो विजन था कि यार भारत पढ़ेगा तो एक दिन ऑनलाइन से ही पढ़ेगा। छोटे गांव का बच्चा कोटा कैसे आएगा या किसी भी शहर में कैसे जाएगा? तो कोविड में प्लस पॉइंट मिला, क्योंकि कोविड में तो मोबिलिटी यार हम बहुत ज़्यादा मार्केटिंग के कभी भी वो नहीं रहे यार, वो माइनस साइड है। मतलब वी कुड नेवर प्रोपोगेट, या फिर जिसको बोलते हैं ना मार्केट अर्ली। उस टाइम पर यूट्यूब पर ईसरल की प्रेजेंस बड़ी कम थी, तो बच्चे जानते ही नहीं थे। तो जो भी चल रहा था वो वर्ड ऑफ माउथ से चल रहा था। पर वर्ड ऑफ माउथ से ही चलते इतना तगड़ा हो गया कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। तो शायद अगर हम 2021 में यूट्यूब पर और चले जाते, मेहनत कर लेते, तो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था। बट कोई नहीं, अब कर रहे हैं, तब नहीं तो अब सही। पावर ऑफ सोशल मीडिया। हाँ राइट सर। तो ऑनलाइन का तो मैंने पहले के भी देख रखा है, और इनफैक्ट मैंने आपके साथ तब से वीडियो बना रहा हूँ जब ऑफलाइन नहीं था। या आप लोग ऑफलाइन के बारे में उतना कुछ डिस्कस करते थे, सिर्फ ऑनलाइन को लेके बातें होती थी। आपने बहुत बोला कि सर ऑफलाइन कब ला रहे हो। कि ऑनलाइन को लेके क्या कर
क्या करना है, ऑफलाइन कब ला रहे हो, क्या ला रहे हो। फाइनली आप ऑफलाइन लेके आए भी, और ऑफलाइन को लेके हमने वीडियो भी बनाए, कैंपस टूर करें, रेस्पॉन्सेज भी अच्छे रहे, बच्चे आए भी, बच्चों से भी हमने बातें करी। पर मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा लोग और बच्चे जाने और डेप्थ में कि ऑफलाइन कब आने का सोचा और कब ऐसा लगा कि यार ऑफलाइन आना चाहिए, और सबसे बड़ी रीज़न क्या रही, मतलब कि कुल मिला के वही जानना चाहूँगा कि ऑफलाइन क्यों आए। यार तो देखो 2016 में ऑफलाइन पीक पे था, मतलब आज तक कभी उतना तो नहीं रहा जितना 2016 में या 2022 में आया। 2016 में था क्योंकि पीक कोटा वाज एट इट्स मैं भी 2016 में ही आया था 2016 में आए थे आप, है ना। तब हमने ऑनलाइन शुरू किया, तो अगेंस्ट दी करंट कि यार सब वो कर रहे। 23 में क्या हुआ, 2-3 कारण रहे। जैसे हम लोग कोटा एज अ सिटी के प्रति हमारे मन में बहुत लगाव है। जब यार आपकी जनरेशन ही यहाँ तक रहती है तो एक मातृभूमि वाली फीलिंग आती है। तो 23 में थोड़ा बहुत ऐसे ट्रेंड्स आने शुरू हो गए थे कि यार चीज़ें स्लो डाउन हो रही है। तो लगा नहीं यार कोटा के लिए कुछ अब करना चाहिए, जो बहुत कम लोग जानते हैं यार कोटा की ताकत को। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कोटा की असली पढ़ाई के बारे में जानते हैं, खो गई ये वो कहीं पर। तो एक कारण ये था कि नहीं यार आप हमको कोटा को वापस से उठाना है, कोटा को बनाना है। तो आप सोचो, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस साल एक नई कोचिंग आएगी। लोगों ने कितना बोला था यार ये कौन सा टाइम है कोचिंग खोलने का, इस साल क्यों, पर हमने बोला नहीं ज़रूरत है। दूसरा, बच्चों की डिमांड। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते, उनके घर पे माहौल नहीं है। यूपी बिहार में स्पेशली और महाराष्ट्र में बहुत दिक्कत होती है। जॉइंट परिवार है, इतना शोरगुल होता है, पढ़ने के लिए स्पेस नहीं है, पढ़ने का उस शहर में माहौल नहीं है। तो वो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते थे। 3 साल से पीछे बढ़े हुए थे, 20, 21, 22 और 23 खूब भर भर के बच्चे पेरेंट्स पीछे पड़े। तो फिर सोचा कि यार बच्चों को चाहिए तो फिर लेकर आते हैं। और तीसरा कारण उसमें ये भी था कि एक ऐसा सिस्टम अब ऑफलाइन में भी डेवलप किया जाए जो ऑनलाइन के साथ इंटीग्रेट होकर, मतलब देखो अगर ऑफलाइन को आपको बहुत पावरफुल बनाना है, कोई भी ऑफलाइन कोचिंग को, तो क्यों ना हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उसमें यूज़ करें। करना चाहिए, टेक्नोलॉजी से हर चीज़ एम्पावर होती है। तो हम ये भी उसमें प्रयोग कर रहे हैं कि भाई और क्या क्या किया जा सकता है, और कैसे किया जा सकता है, बच्चे के इंट्रैक्शन को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, बच्चे की सेल्फ स्टडी को कैसे एम्पावर किया जा सकता है जब वो घर पर जा रहा है। तो ये चीज़ें थी। तो एक मीटिंग हुई हमारी, आई थिंक 20-21 अक्टूबर को हुई कि यार कुछ करना है क्या। 24 अक्टूबर को तुमने लॉन्च ही कर दिया कि यार करते हैं। 25 को आपको बुला ही लिया था। मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट किया था सबसे पहले यूट्यूब पे आपके बाद। हाँ नहीं, हमारे से पहले। अच्छा आपसे पहले किया था। अच्छा आपसे पहले, ठीक है। लॉन्चिंग ही मेरे साथ, लॉन्चिंग आपके साथ ही थी। और फिर उसके बाद तो इतना प्यार बच्चों का मिला, इतना, मतलब इस साल सबके बच्चे, आई थिंक कोटा में सबको पता है, मतलब नथिंग टू हाइड कि बच्चे कम हैं, बट हमने जो अपना नंबर लिया था वी ऑलमोस्ट अचीव्ड दैट, कीपिंग इन माइंड कि कोटा अपने पीक पर रहेगा। तो उतना हो गया। तो ऊपर वाले की बहुत कृपा है। और आप अभी कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों से? बहुत अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब तो खैर इस टाइम पर तो एडमिशन्स बंद हो गए हैं अब तो, क्योंकि जो भी होना था अब हो गया। नीट के बच्चे थोड़े से लेट आए, जो भी नीट में इस बार हुआ गलत उसके कारण। तो बस अब अगले साल की तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। कोटा की पॉजिटिविटी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि कोटा के बारे में भी बहुत कुछ बोला जाता है, और आप इस समय में आपने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लगता है जिस समय कोटा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है या बहुत कुछ दिखाया गया है न्यूज़ में, ज़्यादातर तो नेगेटिव ही दिखाई गई है। तो आप क्या कहना चाहोगे कोटा के बारे में सर? आपको कैसा लगता है ये सारी चीज़ें देख के? आप क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है कि पॉजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, या क्या सही है क्या नहीं है? देखो मैं इसमें एक छोटी सी बात बोलता हूँ। जो भी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है, किस पे देखेगी, कंप्यूटर पे देखेगी या फ़ोन पे देखेगी, आप एक फ़ोन यूज़ करते हो, क्या उसमें सब अच्छा है क्या? नहीं है। फ़ोन पावरफुल है कि नहीं है ये यूज़ करने वाले पर डिपेंड करता है। कोटा में भी ऐसा ही है। कौन सा शहर भारत में ऐसा है आज जहाँ पर सब सही है? कोई नहीं, कोई भी नहीं है। हर जगह कुछ ना कुछ कमी हर जगह कुछ ना कुछ कमी है। तो कोटा की भी वैसे कुछ कमियां हैं,
बट यहाँ की जो पॉजिटिविटी है ना, देखो एक चीज़ है रिजल्ट, भाई रिजल्ट बोलता है। ये इस बार भी रिजल्ट अच्छा हुआ है, इस बार भी रिजल्ट अच्छा है, बहुत तगड़ा रिजल्ट आया है, शायद आज तक का बेस्ट रिजल्ट आया है, बहुत तगड़ा रिजल्ट हर एग्जाम में बहुत अच्छा है। तगड़ा है। तो इसका मतलब कोटा एज अ सिटी तो काम कर रहा है। देखो यहाँ पर जो एक्चुअली में जो माहौल है ना, कोचिंग के बाहर, कोचिंग तो बहुत सारी जगह हो सकती है, बट जो कोचिंग के बाहर जो माहौल है वो भारत के किसी और सिटी में एग्जिस्ट नहीं करता जो एकेडमिक्स को लेकर है। जैसे मेरा एक दोस्त पीजी में रहता था, वो जब मैं ड्रॉप ईयर में था तो वो मेरे साथ आईआईटी भी गया, आदित्य नाम था उसका, मैं नाम भूल गया, मतलब नाम आदित्य सरनेम भूल गया। पता है वो बीमार हो गया था ना जब बीच में, तो उसकी पीजी की आंटी उसके लिए रोज अपने घर से खिचड़ी बनाकर लाती थी। ये माहौल कहाँ मिलेगा यार आपको, कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखे हैं, ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती है। बहुत सारे पीजी ओनर्स है, हॉस्टल वाले हैं जो सच में बच्चों की बहुत केयर करते हैं, अपना बच्चा मानकर केयर करते हैं यार। और आप देखो कोटा में पहली बार पूरे भारत में तीनों सब्जेक्ट साथ में पढ़ाने का कल्चर आया। उन्होंने सब इंडिविजुअल पढ़ाते थे, इसलिए रिजल्ट आए। डीपीपी का कल्चर कोटा में आया, टेस्ट का कल्चर कोटा में आया, डीपीपी का कल्चर तो यहीं से स्टार्ट हुआ है सर, पूरे देश भर में यहीं से गया है, यहीं से चालू हुआ है। हाँ। तो इतने सारे इनोवेशंस हुए हैं, तब जाकर कोई सा शहर शिक्षा की काशी कहलाता है, ऐसे ही थोड़ी ना कहलाता है। तो अब जो भी है, तकलीफ हर शहर के साथ है, कोई शहर ऐसा नहीं है जो एकदम परफेक्ट हो गया हो बच्चों के लिए। तो वो तो है, पर जो अच्छी चीज़ है ना वो इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई बच्चा एक प्योर मन से, प्योर डेडिकेशन से सिर्फ पढ़ाई करने अगर आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन से वो दूर रह सकता है, तो आज भी ऑफलाइन पढ़ाई करने के लिए, ऑफलाइन में और वो कर रहा हूँ इस पे स्पेसिफाई, कोटा से अच्छा शहर नहीं है ऑफलाइन पढ़ाई करने के लिए। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि क्या ऐसा नहीं है, बेस्ट टीचर्स कहाँ मिलेंगे आपको पूरे भारत में? यहाँ मिलेंगे। बेस्ट इकोसिस्टम कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। बेस्ट रिजल्ट्स कहाँ मिलेंगे? ऑफलाइन के कोटा से मिलेंगे। तो इसके अलावा क्या चाहिए? अब डिस्ट्रैक्शंस हैं तो क्या दूसरे शहर में डिस्ट्रैक्शंस नहीं? क्या बहुत हैं भाई। क्या बिगड़े हुए बच्चे बाहर जगह के नहीं आते? क्या आते हैं, सब जगह रहते हैं यार, आपके ऊपर है। तो कोटा कोटा है। तो अगले साल की अब क्या प्लानिंग है सर? बस अगले साल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी दिसंबर में या उससे थोड़ा सा पहले जो बच्चे 11th से 12th मूविंग है जेई नीट के, वो, और फिर उसके बाद अपना नॉर्मल सेशन जो चालू हो रहा है। तो कोटा में पूरी तैयारियां चालू है। प्लानिंग, एकेडमिक प्लान्स बनने शुरू हो गए हैं, टेस्ट पेपर्स, डीपीपीज, लेक्चर प्लान सब बनना शुरू हो गया है अब। राइट सर। तो इससे, इस पॉडकास्ट से काफ़ी चीज़ें बच्चों को जानने को मिलेगी आपके लाइफ के बारे में, प्लस IITs के बारे में, और ईसरल के बारे में भी कि किस तरीके से, किस तकलीफ से आप लोगों ने इस चीज़ को उठाया है, बनाया है, और काफ़ी बच्चा जुड़ के इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। बहुत। और इस साल 1500 बच्चा IIT में गया, सैकड़ों बच्चे डॉक्टर बने, और 2600 शहर में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एंड आई थिंक बहुत, मतलब इस साल तो गजब रिजल्ट्स आने वाले हैं। बहुत प्यार मिल रहा है बच्चों का। चलिए रिजल्ट सेलिब्रेशन भी दिखाएंगे आपका। राइट सर। सो वंस अगेन सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।